मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी तीसरा सिरा। लोअर परेल के उस होटल नुमा ऑफिस की 22वीं फ्लोर पर इस वक्त भी बत्ती जल रही थी। इस वक्त भी माने रात के 12 बजे। कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तनुजा वर्मा यानी तनु पिछले 3 घंटे से अपने लैपटॉप पर सर झुकाए काम में जुटी थी। उसके अलावा ऑफिस में सिर्फ 3 और लोग थे। उसके नीचे काम करने वाले रवि और अयान जो उससे भुने बैठे थे, और तीसरा था ऑफिस बॉय नितिन जो अपनी ड्यूटी के मुताबिक हर घंटे उनको कॉफ़ी सर्व कर रहा था। 38 साल की तनु स्मार्ट थी, सक्सेसफुल थी। आईफिल टावर के नीचे खड़े शख्स को जो एहसास टॉप फ्लोर पर खड़े आदमी को देखकर होता होगा, कुछ वैसा ही तनु के कलीग उसे देखकर महसूस करते थे। लेकिन आज परफेक्शन में थोड़ी कमी रह गई थी। उसकी बनाई एक प्रेजेंटेशन में बॉस ने थोड़े से, एकदम जरा से कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दिए थे। दूसरों के लिए बात बड़ी नहीं थी, लेकिन तनु दूसरों जैसी होती तो बात ही क्या थी। होते हैं ना स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स जो हमेशा टॉप करने के आदी होते हैं, तनु भी वही थी। इसीलिए आधी रात तक टीम को दफ्तर में बिठा के रखा था। काम खत्म होने के आसार अब भी नहीं दिख रहे थे। अयान, व्हाई इज दिस स्लाइड नॉट रेडी? रवि 14-15 का डेटा निकालो और नंबर्स के साथ कंपेयर करो। वो बीच बीच में फ़ोन उठाकर अपने कलीग्स को कुछ बताती और फिर लैपटॉप में सर धंसा लेती। ऑफिस बॉय नितिन 3 बार कॉफ़ी टेबल पे लाके रख गया था, लेकिन तनु ने एक बार भी नहीं पी। नितिन को लगा कि शायद मैम को पता ही नहीं चला, इसलिए इस बार उसने चीनी घोलने के बाद चम्मच को ज़रा ज़ोर से प्लेट पर रखा। आवाज़ से तनु का ध्यान टूटा ज़रूर, लेकिन नितिन का मकसद पूरा नहीं हुआ। वो झल्ला के बोली, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नितिन अपना सा मुंह लेके बाहर चला गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एक्सेल शीट्स, डेटा, नंबर्स। अरे जिंदगी जब इन नंबरों के फेर में पड़ जाती है ना, तो फिर सिर्फ नंबर बचते हैं, जिंदगी नहीं बचती। कई साल पहले ये बात तनु कहा करती थी, और अब देखिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। वो अक्सर आधी रात के बाद तक ऑफिस में ही पाई जाती थी। घर जाके करती भी क्या? ऑफिस में उसके पास काम होता था, बोरिंग ही सही, लेकिन आसपास कुछ चेहरे होते थे, अथॉरिटी होती थी। लेकिन घर में सिर्फ अकेलापन था, और शेखर का ख्याल, जिससे बचने के लिए उसने खुद को काम में डुबो दिया था। एक रिजेक्शन ने उसको इतना बदल दिया था कि अब परफेक्शन से कम उसको कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता था। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन अगर कोई नजदीक से देखे तो वो हड़बड़ी में खरीदे हुए उस मकान के जैसी थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने काम निपटाने के लिए ऊपर पेंट कर दिया हो, लेकिन अंदर दीवारों पर प्लास्टर भी ना हो। जैसे फर्श की दरारों पर किसी ने चमचमाता कारपेट बिछा दिया हो। जैसे कमरे में बिखरे गंदे कपड़े किसी ने लॉन्ड्री बास्केट में ठूंस दिए हों। खैर, कुछ गैर जरूरी कामों को सुपर अर्जेंट की कैटेगरी में डालकर वो 2 बजे तक ऑफिस में बैठी रही। फिर जब बैठे रहने का बहाना भी नहीं बचा तो गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ी। मुंबई की सबसे पॉश सोसाइटी में उसका घर था। घर नहीं, फ्लैट। घर तो जैसे अब रहा ही नहीं था। दरवाजा खोलते ही सूखे गुलाबों की महक उसकी नाक में भर गई। पिछले हफ्ते उसके प्रमोशन के बाद बॉस ने उसे ये बुके भिजवाया था। बुके में लगे फूल अब मुरझाने लगे थे, फिर भी न जाने क्यों वो उनको फेंक नहीं पाई थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसका अतीत भी इस सूखते मुरझाते हुए बुके जैसा था, जिसकी महक उसे परेशान तो करती थी, लेकिन वो उसको फेंकने की हिम्मत इतने सालों बाद भी नहीं जुटा पाई थी। पर्स सोफे पर फेंककर तनु ने फ्रिज से पानी निकाला और पानी पीते हुए कमरे पर एक नजर दौड़ाई। सोफे पर आधा पड़ा हुआ अखबार फैला था। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप अब तक खुला हुआ था। मेज पर बिजली और गैस के बिल, बैंक स्टेटमेंट के बिना खुले लिफाफे थे। धोने के इंतजार में लॉन्ड्री बैग में ठुसे कपड़े थे। ये वो सारी चीजें थी जिन्हें समेटने की न उसमें ताब थी, न ही इच्छा। बिखरा बिखरा घर, बिखरी बिखरी जिंदगी, अब यही उसकी आदत बन गई थी। शुक्र है ये बिखराव वो अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन माँ की चली तो शायद अब ये मौका भी न मिले। 1 आध घंटा किसी तरह सो के जब वो उठी तो
फोन पे पापा के 3 मिस्ड कॉल थे। सूखे बालों को जूड़े में कसते हुए तनु ने टीवी ऑन किया और साथ ही पापा को फोन भी लगा दिया। क्या पापा, सुबह सुबह क्या आफत आ गई? उसने थोड़ा उकता के कहा तो वो बोले, न्यूज में दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई है। तेरी तरफ तो बाढ़ नहीं आई ना? उफ, एक तो ये न्यूज चैनल ना, एक बूंद बारिश गिरी नहीं कि बाढ़ बता देंगे, और दूसरे ये माँ बाप, इनको तो लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें जैसे जैसे इन्हीं के बच्चों के लिए बनाई गई हों। तनु झल्ला के बोली, क्या पापा, एक तो आप ये न्यूज व्यूज देखना बंद कर दो। इतने बड़े महाराष्ट्र के सारे बादल मेरी सोसाइटी में आके बरस जाएंगे क्या जो बाढ़ आएगी? तनु की झल्लाहट से पापा थोड़ा झेंप गए। ऐसी झल्लाने जैसी कोई बात उन्होंने की नहीं थी, लेकिन तनु जानती थी कि उन्होंने सिर्फ मौसम का हाल जानने के लिए भी फोन नहीं किया है। पीछे से माँ की फुसफुसाहट भी उसको साफ सुनाई दे रही थी। अरे उदय के बारे में बताओ ना, लाओ लाओ मुझे तो फोन। बचपन में जब रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, यहाँ तक कि तनु के दोस्तों तक का फोन आता था तो पीछे से माँ की कमेंट्री चलती रहती थी कि चाची का फोन है, बता दे उनको कि लड्डू मिल गए जो भेजे थे उन्होंने। मामा जी हैं, तेरी बात हो जाए तो जरा दया मौसी का नंबर लेना उनसे। आशा का फोन है, इससे पूछ तो जरा इसकी मम्मी आज शाम को बाजार चलेंगी मेरे साथ। और तनु उकता कर फोन उन्हीं के हाथ में थमा देती, ये कहते हुए कि आप ही कर लो ना बात। पर अब वो सिर्फ उकताती नहीं है, उसको सच में खीज मचती है, सच में गुस्सा आता है। आज भी वो गुस्से में ही बोली, मैं अब कॉलेज वाली तनु नहीं हूं पापा, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप बेकार में चिंता मत किया करें, और मम्मी से बोलिए कि पीछे से कमेंट्री करना बंद कर दें। तुझे तो अपनी चिंता नहीं है, पर हम चिंता करना कैसे छोड़ दें बेटा? पापा की आवाज भारी हो गई। लो, शुरू हो गया इमोशनल ब्लैकमेल। पर इस बात पर वो बात का रुख मोड़ पाती उससे पहले ही मां ने मामला अपने हाथ ले लिया। नतीजा ये था कि 1 हफ्ते बाद ही वो बांद्रा टर्मिनल पे बैठी थी देहरादून एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। ट्रेन में जाना कुछ खास पसंद नहीं था तनु को। चाहती तो फ्लाइट ले सकती थी, चाहती तो कोई फास्ट ट्रेन पकड़ सकती थी, लेकिन उसने देहरादून एक्सप्रेस से जाना चुना था ताकि जितनी देर हो सके वो घर पहुंचना टाल सके। रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे न भीड़ कम हुई थी न ही रोशनी। देहरादून जाने का बिल्कुल दिल नहीं था उसका। इस वक्त स्टेशन पे बैठ के भी वो श्योर नहीं थी कि उसको जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस बार माँ कुछ ज्यादा ही जिद पे उतर आई थी। बहुत मनमानी कर लिए तूने। अरे जिंदगी भर बिना शादी के बैठी रहेगी क्या? जैसा लड़का तुझको पसंद है बिल्कुल वैसा ही है उदय, एक बार मिल तो ले आके। फोन पे माँ ने कहा था। जैसा मुझको पसंद है वैसा लड़का? तनु का सर भन्ना आ गया। उसे कोई लड़का पसंद नहीं है, उसे अब कोई लड़का पसंद आ ही नहीं सकता। और क्या जरूरी है कि लड़का हो ही एक लड़की की जिंदगी में? बिना लड़के के अच्छी खासी जिंदगी जी रही है वो। सब कुछ था उसके पास, ऑलमोस्ट सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको किसी से गिला है या जिंदगी से नफरत हो गई है। ठीक ठाक जी रही है, अच्छा कमा लेती है, दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल औरत है। बहुत खुश नहीं है तो ऐसी दुखी भी नहीं है। हाँ, दिल का एक कोना है जहां जाने से अक्सर बचती है। सालों से बंद कमरों में जैसे सीलन लग जाती है, कुछ वैसा ही महसूस होता था उसको अपने अंदर। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट सुनकर तनु अपनी बेंच से उठी ही थी कि एक कुली आकर खड़ा हो गया। मैडम, कुली लगेगा? उसने नाम में सर हिलाया। सामान के नाम पर सिर्फ एक पर्स ही तो था उसके पास। 10 साल पहले जब घर से आई थी तब भी बस एक छोटा सा बैग ही तो उठा के चली आई थी। मम्मी पापा पूछते रह गए थे कि अचानक देहरादून उसको इतना बुरा क्यों लगने लगा। दद्दा शायद जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको नहीं रोका। शायद इसीलिए आज तक उस पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। आज भी शायद वो उसको समझ पाए। यही सोचकर ट्रेन में चढ़ने के पहले तनु ने दद्दा को फोन लगाया, लेकिन दद्दा बोले, मम्मी पापा कितने परेशान हैं, तुझको दिखाई नहीं देता? कुछ काम हमें सिर्फ अपने लिए नहीं अपनों के लिए करने होते हैं तनु। कुछ काम हमें अपने लिए नहीं अपनों के लिए करने होते हैं। शेखर ने ही तो इन लाइनों की प्रैक्टिस कराई थी दद्दा को जब कई साल पहले उनकी इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी लगी थी। इतना कुछ जानता था शेखर
इतना कुछ समझता था, बस तनु के मन को ही नहीं समझ पाया। तू सुन भी रही है मैं क्या कह रहा हूं? दद्दा की आवाज से तनु का ध्यान टूटा। अच्छे सेल्समैन बन गए आप दद्दा। वो व्यंग से मुस्कुराई और फोन डिस्कनेक्ट करके ट्रेन में चढ़ गई। दिल के उस कमरे के दरवाजे पर उसने एक बार फिर ताला जड़ दिया जिसमें शेखर रहता था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खिसकने लगी। ध्यान फिर शेखर की तरफ ना जाए इसलिए तनु ने खुद को एक किताब में बिजी कर लिया। रेलगाड़ियों की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। बाहर दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कोई भी तारीख हो, कोई भी महीना हो, ट्रेन के कंपार्टमेंट हमेशा एक जैसे लगते हैं। कभी कभी चाहती थी तनु कि पूरी जिंदगी सफर में ही गुजर जाए। कम से कम जिंदगी के मुश्किल सवालों का जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। एक गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद ही की थी कि एक आवाज आई, मैम ये सीट खाली है तो हम थोड़ी देर बैठ जाएं? एक नर्वस धीमी आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने ऊपर देखा। सामने 35-36 साल की एक औरत खड़ी थी। हल्के बादामी रंग का साधारण सा कुर्ता पैजामा, चोटी में कसे हुए बाल, गोद में 1.5-2 साल का बच्चा और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई बच्चा मेले में खो गया हो। फिर भी कुछ था उस चेहरे में कि तनु उसको देखती रह गई। कोई पुरानी पहचान, कोई पुराना कनेक्शन। तनु ने उस चेहरे को याद करने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखा नहीं। जैसे नहाने के बाद बाथरूम के शीशे पर भाप की परत जम गई हो। ट्रेन अब चल पड़ी थी। तनु अब भी कनखियों से उस औरत को देख रही थी। वो औरत सामान सीट के नीचे धकेल कर सीट पर अपने बच्चे के लिए बिस्तर बिछाने लगी। कुछ पल और लगे तनु को उस चेहरे को नाम देने में। यादों के पर्दे अचानक जैसे किसी ने खोल दिए हों। वो औरत जो उस वक्त तनु के साथ वाली सीट पर बैठी थी, वो शेखर की पत्नी थी, जिससे पिछले 13 सालों से तनु भाग रही थी। उसी जिंदगी की वही नाकामी आज उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। सुबह के 1:45 बज रहे थे। देहरादून एक्सप्रेस अभी अभी बोरीवली स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ी थी। ट्रेन के डिब्बों की बत्तियां एक एक करके बुझ गई थीं। ट्रेन की धड़धड़ाहट के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में आंखें गड़ाए तनु स्तब्ध बैठी थी। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सामने वाली सीट पर जो औरत बैठी है वो शेखर की पत्नी है। नहीं, ये कोई भ्रम है, उसने खुद को समझाया। वैसे भी शेखर की पत्नी को उसने सामने से देखा ही कहाँ था। शेखर के वॉलेट में उसकी एक तस्वीर देखी थी, बस वो भी पुरानी। फिर दुनिया में एक जैसे दिखने वाले चेहरे भी तो होते हैं। तनु हर वो वजह खोज रही थी जो इस सच को झुठला सके कि वो शेखर की पत्नी के साथ ट्रेन के एक ही कंपार्टमेंट में है। उसने चोर नजरों से उसकी ओर देखा। उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन थकान पूरे व्यक्तित्व पर हावी थी। सूखा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, बेपरवाही से चोटी में गुथे बाल। इस लड़की के लिए शेखर ने उसको छोड़ दिया। नहीं, ये दिवा हो ही नहीं सकती। उसने एक बार फिर खुद को दिलासा दिया। 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। तनु को नींद आ रही थी और सो नहीं पा रही थी क्योंकि जैसे ही वो सोती उसका बच्चा रोने लगता। बीच में 1-2 बार दोनों की नजरें मिली। दिवा उसको देखकर मुस्कुराई लेकिन तनु से नहीं मुस्कुराया गया। बच्चा एक बार फिर उठ गया था। उसे थपकी देते हुए दिवा धीरे से बोली, ये कच्ची नींद में उठ जाता है, फिर सो नहीं पाता, जैसे तनु की नींद डिस्टर्ब करने की सफाई दे रही हो। आप देहरादून रहती हैं? बहुत लंबी चुप्पी के बाद तनु ने पूरी हिम्मत जुटा के पूछा, जैसे इस सवाल के जवाब में उसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार हो। हाँ, मेरे हस्बैंड वहीं के हैं, दिवा ने कहा। देहरादून में कहाँ? तनु ने धड़कते दिल से पूछा। धर्मपुर, जवाब आया। ये सुनते ही नीले दरवाजे वाला वो पुराना मकान तनु की आंखों के सामने आ गया। 4/9 ध्यानी रोड, धर्मपुर, देहरादून।
शेखर का घर। उस घर की मुंडेर पर क्या आज भी पतंग की डोरी लटकी होगी जो तनु ने शेखर का नाम लेकर बांधी थी? क्या आज भी उसके हाथों के बैंगनी निशान वैसे ही होंगे जो होली पर अपना चेहरा बचाने के लिए शेखर ने दीवार पर पोत दिए थे? शेखर और तनु की उन बेसिर पैर की लड़ाइयों की आवाजें क्या अब भी उस घर में गूंजा करती होंगी? चाची देखो, शेखर मेरी चोटी खींच रहा है। माँ, ये मेरा दिमाग क्यों खा रही है? इसे कौन अपने घर जाके पड़े? दर्द की लहर तनु के कलेजे में उतर गई, जैसे आज शेखर ने फिर उसकी चोटी खींच ली हो या उसकी कलाई मरोड़ दी हो। अपनी कांपती हुई आवाज को काबू में करते हुए उसने पूछा, आपके हस्बैंड का नाम? वो थोड़ा रुक कर बोली, शेखर तिवारी। बहुत धीमे से बोला था उसने ये नाम, लेकिन तनु के कानों में अब कई गुना शोर के साथ बस यही एक नाम बज रहा था। ट्रेन के धक्के की वजह से बच्चा सोते सोते फिर उठ गया था और शेखर की पत्नी उसको चुप कराने में लग गई। अपने अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा तनु उसको नहीं देना चाहती थी, इसलिए आंखें मूंद करके सोने का बहाना करने लगी और आंखें बंद करते ही मन पीछे भागने लगा। 10 साल हो गए थे उन सर्दियों को, पर तनु की जिंदगी तो जैसे उन्हीं सर्दियों में ठहर गई थी। सर्दियों का ही तो दिन था वो। ऐसा नहीं था कि उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकला हो, या दिसंबर की सर्द हवा मीठी पुरवाई हो गई हो, या आसमान गुलाबी रंग से रंग गया हो। उस दिन भी सुबह एकदम रोज के टाइम पे हुई थी। उठते ही मम्मी ने तनु को देर तक सोने के लिए एक लंबा लेक्चर दिया था और पापा ने जाने दो बच्ची है कहकर उसका पक्ष लिया था। अखबार का स्पोर्ट्स पेज पहले पढ़ने को लेकर तनु की उस दिन भी दद्दा से लड़ाई हुई थी और कॉलेज जाते समय उस दिन भी उसने स्कूटर खुद चलाने की जिद की थी और दद्दा की डांट खाने के बाद मुंह फुलाकर पैदल ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। पर तनु के लिए वो दिन उसकी जिंदगी के किसी और दिन जैसा नहीं था। शेखर आ रहा था 5 साल बाद। ना 5 साल 1 महीना और 8 दिन के बाद। ट्रेन 3 बजे की थी, लेकिन उसका दिल सुबह से ही धक धक करने लगा था, जैसे कोई ट्रेन धड़धड़ाती हुई उसके अंदर घुसी चली आ रही हो। क्या करेगी जब शेखर से मिलेगी? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दोस्तों की बातें बोरिंग लग रही थीं, ध्यान घड़ी की सुइयों पर था जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थीं। स्टेशन आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, कल फोन पर शेखर ने दद्दा से कहा था। तनु बगल में ही खड़ी सुन रही थी। चाहती थी कि बचपन की तरह दद्दा के हाथ से फोन छीनकर खुद शेखर से बात करने लग जाए, उसको बताए कि आम के पेड़ पर उसने टायर वाला जो झूला बनाया था वो आज भी वैसा ही है, कि पापा के जिस खड़खड़ स्कूटर का दोनों मजाक उड़ाते थे वो आज भी उतनी ही आवाज करता है, कि दद्दा और उसकी लड़ाई में आज भी मम्मी दद्दा का ही साथ देती हैं, और ये भी कि उसकी ये लड़ाका बंदरिया अब बड़ी हो गई है। ये वो सारी बातें थीं जो वो न जाने कब से शेखर को बताना चाहती थी। पर जब दद्दा ने पूछा कि बात करेगी, तो वो ना में सर हिलाकर अपने कमरे में चली आई थी। क्यों शर्मा गई थी उसे तो किसी से बात करने में कभी संकोच नहीं होता था। फिर ये तो अपना शेखर था, अपना शेखर। हल्का गुलाबी रंग तनु के गालों पर बिखर गया। नहीं, प्यार नहीं करती थी वो शेखर से, उसे तो हंसी आ जाती थी प्यार का नाम सुनकर। सपनों में शेखर के साथ जितने भी पल उसने बिताए थे उनमें शरारतें थीं, जिद थी, लड़ाइयाँ थीं, पर प्यार तो नहीं था। फिर शेखर में ऐसा कुछ खास है भी तो नहीं कि तनु उससे प्यार करने लगे। उसमें कुछ खास तब भी नहीं था जब वो पहली बार उससे मिली थी। वो शुक्रवार का दिन था। उसे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन पहली बार मैथ्स में उसके 80% से कम मार्क्स आए थे। शेखर खिड़की के पास वाले सोफे पर बैठा था, जामुनी रंग की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में। ये भी तनु को इसलिए याद है क्योंकि इत्तेफाक से उसने भी उस दिन उसी रंग का सूट पहना था। पहली बार घर आए दद्दा के इस नए नवेले दोस्त को उसने झाड़ दिया था क्योंकि उसने बिना पूछे तनु का गिटार छू लिया था। आने वाले सालों में शेखर ने कई बार उससे डांट खाई, कभी प्रॉमिस करके भी घर न आने के लिए, कभी कैरम में उसके बजाय पापा का पार्टनर बन जाने के लिए,
कभी सर्दियों में बिना मफलर और टोपी पहने घूमने निकल जाने के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि जब तनु उन पर गुस्सा कर रही हो तो वो मुस्कुराता क्यों है। कभी कभी उसको शक होता था कि शेखर उसको सीरियसली लेता ही नहीं है, उसको बच्ची समझता है। पर फिर वो ऐसा कुछ कर देता कि तनु को अपना मन बदलना पड़ता। दद्दा उन दिनों कॉलेज के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। पापा शेखर से भी अक्सर पूछते थे, आगे क्या इरादा है बेटा। शेखर कंधे उचका देता, अभी कुछ सोचा नहीं है चाचा जी। और चाचा जी यानी तनु के पापा उसे दुनिया का ज्ञान देने लगते कि अरे अभी तक नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दो, वक्त गुजरते देर नहीं लगती, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से ही तैयार रहा जाए। पापा की ये बातें तनु को बोरिंग लगती थीं, शेखर को भी लगती होंगी, पर उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। पापा पुराने ख्यालों के थे, जिंदगी को नाप कर जीने वाले, तय समय पर तय काम करने वाले, नौकरी के पहले दिन से रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करने वाले। दद्दा भी ऐसे ही थे, शायद शेखर के पापा भी ऐसे ही रहे होंगे, पर वो अलग था। यार तनु मैं लाइफ को ना इतना कैलकुलेट करके नहीं जी सकता, वो अक्सर कहा करता था। छोटे शहर के लड़कों के पास अक्सर बहुत ऑप्शन नहीं होते, कपड़े पहनने की अक्ल आई भी नहीं होती है और उनको यकीन दिला दिया जाता है कि कल को उनको पूरे परिवार की जिम्मेदारियां ओढ़नी है। पढ़ाई में अच्छे हुए तो साइंस साइड में एडमिशन ले लिया, थोड़ा कम अच्छे हुए तो कॉमर्स, और घिस घिस के पास होने वालों के लिए आर्ट्स। लेकिन शेखर वाकई कैलकुलेट करना नहीं जानता था। स्कूल का टॉपर होने पर भी उसने आर्ट्स में एडमिशन लिया था। फिजिक्स में बहुत अच्छा था लेकिन पढ़ना लिटरेचर चाहता था। जब उसके दोस्त सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन्स में सर खपाते, वो खाली पन्नों पर स्केचेस उकेर रहा होता था। बिल्कुल अजीब था वो, शायद इसीलिए तनु को अपने सारे सवालों के जवाब भी उसी में मिलते थे। शेखर देखो ना, मेरी साइकिल की चेन फिर निकल गई। शेखर आज समोसे खिलाओगे ना, दद्दा तो खिलाने से रहे। शेखर डॉपलर इफेक्ट समझा दो, कल एग्जाम में पक्का आएगा। शुरू शुरू में माँ टोकती थी कि ये क्या शेखर शेखर करती है, शेखर दाग आकर, वो उम्र में तुझसे बड़ा है कि नहीं। और तनु पलट कर जवाब देती, क्यों कहूं उसको दा, दा जैसी शक्ल भी है उसकी। फिर शेखर तनु के लिए शेखर ही रहा, कभी दा नहीं बन पाया। हालांकि दद्दा के दूसरे सारे दोस्तों को वो भैया या दद्दा कहकर ही बुलाती रही। वही शेखर उस दिन आ रहा था। उसने कहा था स्टेशन ना आने के लिए, लेकिन तनु 3 बजे की ट्रेन के इंतजार में 2 बजे ही स्टेशन जाके बैठ गई थी। जिंदगी में शायद पहली बार तैयार होने में तनु ने उस दिन वक्त लगाया था। आंखों में काजल, बिंदी और मम्मी के ड्रेसिंग टेबल से छुपा के थोड़ी लिपस्टिक भी लगा ली थी। स्टेशन की खिड़की के कांच में खुद को देखकर एक पल के लिए वो खुद भी शर्मा गई थी। न जाने वो कौन सा पल होता है जब कोई लड़की किसी लड़के को कुछ खास समझने लगती है। न जाने वो कौन सा पल था जब तनु ने शेखर को शेखर से ज्यादा कुछ समझना शुरू कर दिया था। वो बार बार हिसाब करने बैठती, पर उस एक लम्हे पर उंगली नहीं रख पाती कि देखो ये वो पल है जब मुझको शेखर से प्यार हो गया था। वो जानती थी कि शेखर भी उसके लिए यही महसूस करता होगा, बस एक बार उसके मुंह से सुन लेना चाहती थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। हिम्मत जुटाने के लिए एक गहरी सांस लेकर उसने आखिरी बार खुद को खिड़की के कांच में देखा, फिर जल्दी से अपना काजल और लिपस्टिक रुमाल से पोंछ दिया कि कहीं ये सब देखकर शेखर उसका मजाक न उड़ाने लगे। स्टेशन पर उस दिन ज्यादा भीड़ थी। ऊपर मसूरी में कल ही स्नोफॉल हुआ था, इसलिए पूरा दिल्ली और पंजाब जैसे यहीं डेरा जमाने के लिए आ पहुंचा था। सर्द हवा से बचने के लिए तनु ने शॉल अपने शरीर पर कस के लपेट लिया था। जानती थी कि दद्दा के लाख कहने के बाद भी शेखर जैकेट लेके नहीं आया होगा, इसलिए एक शॉल वो उसके लिए भी उठा लाई थी। शेखर तो आया, लेकिन उसका शेखर नहीं आया। ट्रेन से उतरते ही शेखर ने उसको गले से भी लगाया, उसकी चोटी को खींच के उसको छेड़ा भी। बाय गॉड, तू तो एकदम लड़की जैसी लग रही है बंदरिया, कह के उसको चिढ़ाया भी। लेकिन ये छूना, ये छेड़ना, ये चिढ़ाना, इनमें लाड़ था, दोस्ती थी, पर वो नहीं था जो तनु शेखर से चाहती थी। 2 रोज बाद ही मसूरी घूमने गए थे तीनों मतलब दद्दा, शेखर और तनु।
लाल टिब्बा के पास चट्टान पर बैठकर सूरज को डूबते देखना उसे भी पसंद था, शेखर को भी। उस शाम भी सूरज डूबने से पहले अपनी रोशनी समेट रहा था। दद्दा आइसक्रीम खरीदने पास के ही स्टॉल पे गए हुए थे। चट्टान पर शेखर और तनु खामोश बैठे हुए थे। ठंडी हवा से बर्फ हो गए अपने हाथों को रगड़कर तनु उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रही थी। तभी शेखर बोला, सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए सबसे पहले तुझको बता रहा हूं, मुझे कोई मिल गई है। दिवा नाम है उसका, अगले महीने शादी कर रहा हूं। लाल टिब्बा के पास एक चट्टान के ऊपर तनु और शेखर बैठे हुए थे। सूरज आसमान को तांबई दुपट्टा उड़ाकर सामने पहाड़ों के पीछे खो गया था। अभी अभी शेखर ने उसे बताया था कि वो किसी से प्यार करता है, शादी करने जा रहा है, और तनु चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जिस चट्टान पर वो बैठी थी वो अचानक गायब हो गई थी, जैसे वो एक खाई में गिरती चली जा रही है। सच में ना गिर पड़े इसलिए उसने चट्टान पर उगी झाड़ियों को कस के पकड़ लिया। बोली, तुमने तो सचमुच सरप्राइज दे दिया शेखर। तभी शेखर चिल्लाया, अरे पागल लड़की है, क्या कर लिया? और झाड़ियों में कसी उसकी हथेलियों को आजाद किया। कंटीले झाड़ से कई कांटे तनु के हाथ में चुभ गए थे। कांटे निकालते हुए शेखर उसको डांटता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी में बिना जैकेट के घूमने के लिए वो उसको डांट देती थी। अपने आंसुओं को आंखों में ही कैद करके तनु मुस्कुराती रही। ये जो लड़कियां होती हैं ना, बहुत ड्रामेबाज होती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। सबको खिलाने के बाद भगोने में दाल खत्म हो गई हो तो भी ऐसे एक्टिंग करती हैं जैसे पूरी दाल उन्होंने अकेले खाई हो। पति के साथ लड़ते लड़ते अगर अचानक कोई आ जाए तो आंसू पोंछकर मेहमानों के सामने ऐसे जाती हैं जैसे झगड़े का नाम तक न सुना हो। उस एक पल में तनु भी कई साल बड़ी हो गई थी, नाटक करना सीख गई थी। पूरा वजूद छलनी हो गया था उसका, पर वो रो रही थी कि कुछ कांटों से खरोंच लग गई, और शेखर उसे छेड़ रहा था कि वो अब तक बच्ची ही है। तनु नहीं जानती थी कि अगला एक महीना उसने कैसे गुजारा। जैसे सर पर चोट लगने पर होता है, कुछ पल दिमाग ट्रांस में रहता है। उस वक्त दर्द का एहसास नहीं होता, बस सर में एक अजीब सा सन्नाटा भाएं भाएं करने लगता है। वही हो रहा था तनु के साथ। शेखर की शादी की तैयारियां हो रही थीं। वो घर की औरतों के साथ मिलकर मठरी शक्करपारे भी बना रही थी, संगीत में सोहर बन्ना भी गा रही थी, अकेले में आंसू भी बहा रही थी, और सबके सामने शेखर को छेड़ भी रही थी। शेखर के साथ सिर्फ प्यार का रिश्ता तो नहीं था उसका, दोस्ती का रिश्ता भी था, पड़ोसी होने का रिश्ता भी था, और उसके बिना शेखर का कुछ काम भी तो नहीं चलता था। तनु, नीला सूट या ब्लैक? डेकोरेशन वाला आ रहा है, तू समझा देना उसको कार कैसे सजानी है। अच्छा, दीवा को क्या गिफ्ट दूं? तनु बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। दद्दा की शादी में उनके आधे मेहमान शेखर के घर रुके थे। अब शेखर की शादी में तनु का आधा घर मेहमानों के लिए खाली कर दिया गया था। अपना कमरा आज तक तनु ने किसी के साथ कभी नहीं बांटा था। कितना ही बड़ा फंक्शन हो, घर में कितने ही मेहमान आए हों, अपने कमरे में वो अकेली ही सोती थी। लेकिन शेखर के मेहमानों के लिए कमरा छोड़ते हुए उसने एक पल को भी नहीं सोचा। गिफ्ट की बात सुनकर एक पल को वो ठिठकी, फिर चादर ठीक करते करते बोली, मैं क्या बताऊं, दद्दा से पूछ लो। शेखर ने कहा, वो तो गिफ्ट के नाम पे अपनी इंश्योरेंस स्कीम चिपकाने की कोशिश कर रहा है। तो वही दे दो, बिस्तर की चादर बदलते हुए तनु ने कहा। शेखर ने उसके हाथ से चादर छीनी और झल्लाकर बोला, देवा की इंश्योरेंस स्कीम मैं ही हूं, तू कुछ रोमांटिक सा सजेस्ट करना। रोमांटिक? तनु को अपने गले में कुछ फंसता हुआ महसूस हुआ। फिर वो अचानक उठी, अपनी अलमारी खोली और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर शेखर के सामने रख दिया। शेखर ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सोने की चेन थी। उसके लॉकेट के अंदर एक तरफ शेखर की फोटो थी और दूसरी तरफ का हिस्सा खाली था। ऐसे ही 2 लॉकेट खरीदे थे उसने, एक अपने लिए, एक शेखर के लिए। कल तक इस लॉकेट के अंदर एक तस्वीर उसकी थी, पर
पर अब तो वो शेखर की जिंदगी में ही नहीं थी, तो लॉकेट में उसके साथ होकर क्या करती। शेखर ने एक बार तनु की ओर देखा, फिर लॉकेट की ओर, फिर बोला, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड यार। जस्ट फ्रेंड? तनु मन ही मन बुदबुदाई। वक्त कितना भी भारी क्यों ना हो, गुजर ही जाता है। शेखर की शादी का दिन आ गया। मोहल्ले के लड़कों ने कागज की रंग बिरंगी पताकाओं से पूरा मोहल्ला सजा दिया था। आंगन में लगी कनात में बच्चे नाच गा रहे थे। तनु मशीन बनी यहां से वहां दौड़ रही थी। कभी माँ की साड़ी का पल्ला ठीक करती, कभी शेखर की माँ का जूड़ा टाइट करती, कभी द्वारचार के सामान का हिसाब करती, तो कभी मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम। इस वक्त वो एक टूटी हुई माला को दरवाजे पर टांगने की कोशिश कर रही थी। तनु! शेखर की आवाज सुनकर तनु के हाथ रुक गए। बारात जाने को तैयार थी। शेखर को अब तक गाड़ी में बैठ जाना चाहिए था। माला को वहीं गिरा छोड़कर तनु दरवाजे के पीछे छुप गई। अब तक दिल को बहुत मजबूत करके रखा था उसने। किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो किस दलदल में धंस रही है। पर अब शेखर का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। दरवाजे के पीछे से निकलकर वो पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि शेखर की आवाज आ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रहा हूं तुझे, और तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? बारात निकलने वाली है यार। तनु का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने अपना सारा एटीट्यूड जुटाया और नखरे से बोली, मैं सबसे पहले तैयार हो जाती तो हो जाती सारी तैयारियां। हाँ, अब तुम मेरा नहीं अपनी होने वाली पत्नी का सर खाओ और जाओ नीचे। मैं आ रही हूं थोड़ी देर में। 15 मिनट में नीचे नहीं पहुंची ना तो ऐसे उठा के ले जाऊंगा तुझको, शेखर ने कहा और बाहर जाने लगा। शेखर! तनु ने पीछे से आवाज लगाई तो उसने मुड़कर देखा। तनु ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। शेखर का ध्यान अपनी शेरवानी के बटन ठीक करने में ना होता तो शायद वो तनु के दिल को देख लेता, जो बर्फ से बनी मूर्ति की तरह पिघलता जा रहा था। कुछ नहीं, उसने लरजती हुई आवाज में कहा और शेखर मुस्कुराकर नीचे चला गया। तनु रो भी नहीं पाई थी। रोना आ ही नहीं रहा था। दुख से ज्यादा इस पल में अपमान था, शायद थोड़ी जलन भी थी, थोड़ा गुस्सा था। पता नहीं क्या था, लेकिन तनु का एक हिस्सा शायद हमेशा के लिए उससे अलग हो गया था। बाहर बैंड की आवाज तेज होती जा रही थी। बाराती आंगन में इकट्ठा हो गए थे और तनु अपनी अलमारी से कपड़े समेटकर एक बैग में भरने में लगी हुई थी। इस शहर में शेखर के बिना नहीं रहा जाएगा उससे। बहुत सोचने के बाद उसे यही एक रास्ता सूझा था कि देहरादून छोड़कर कहीं और चली जाए। पहले अहमदाबाद में मामा के घर रही, फिर 1 साल मेरठ में चाचा के पास, फिर मुंबई में नौकरी कर ली तो पिछले 8 साल से वहीं थी। इस बीच देहरादून आई नहीं ऐसा भी नहीं था, लेकिन उस शहर से अब वो राब्ता नहीं रह गया था। दद्दा ने कभी शेखर से संपर्क रखने की कोशिश नहीं की। शेखर ने कोशिश किया नहीं ये तनु नहीं जानती, क्योंकि दद्दा ने कभी बताया नहीं। जैसे एक अलिखित समझौता कर लिया था दोनों ने, इसीलिए शेखर के बारे में फिर घर में कभी बात ही नहीं हुई। और आज इतने साल बाद दिवा और शेखर के बच्चे के रूप में बीता वक्त एक बार फिर तनु के सामने आ खड़ा हुआ था। सुबह हो गई थी। रात भर या तो ट्रेन जागी थी या तनु, और अब अगल बगल की सीटों में सोए मुसाफिर उठने लगे थे। रात भर ना सोने की वजह से तनु का सर तेज दर्द कर रहा था। चाय पी लीजिए, शायद राहत मिले। दिवा की आवाज से वो चौंकी। वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में चाय लिए उसके सामने खड़ी थी। तनु अचकचा गई। क्या अंधेरे में बहते हुए आंसू भी दिवा ने देख लिए थे? उसने बाल चेहरे से हटाने का बहाना करके अपनी गीली आंखें पोंछीं और एक झेंपी हुई मुस्कान के साथ बोली, एसी तेज था ना, साइनस हो गया है। दिवा मुस्कुराई और उससे चाय पकड़ने का इशारा किया। तनु ने उसके हाथ से कप ले लिया। उससे नजरें न मिले इसलिए वो खिड़की के बाहर देखती हुई चाय के घूंट ले रही थी। झूठ नहीं कहेगी, उदास रातों में जब वो कभी शेखर को याद कर रही होती थी, जब उसे अपनी जिंदगी बेमानी नजर आने लगती थी, ऐसे कमजोर पलों में तनु ने कुछ एक बार दिवा को बद्दुआ जरूर दी होगी, लेकिन इस वक्त दिवा को देखकर उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि अब उससे मिलकर तनु को अच्छा ही लग रहा था।
इतने सालों से हर रोज जब वो आईने में खुद को देखती थी तो उसमें दिवा का अक्स नजर आता था जो तनु से बहुत अच्छा था। उसे यही लगता रहा था कि उसे छोड़कर शेखर ने दिवा को चुना तो दिवा बहुत खास रही होगी, वरना तनु इंटेलिजेंट भी थी, समझदार भी थी, स्मार्ट थी, शेखर को समझती थी, शेखर उसे समझता था। फिर दिवा क्यों, तनु क्यों नहीं? जवाब आज मिला था। शेखर ने दिवा को चुना था इसलिए नहीं क्योंकि वो तनु से बेहतर थी या उसे तनु से ज्यादा प्यार करती थी। उसने दिवा को चुना क्योंकि वो वाकई अजीब था। काश शेखर इतना अजीब ना होता। हल्की टीस और हल्का मलहम, उसे दोनों का एक साथ एहसास हुआ। एक पल को उसका दिल किया कि काश शेखर भी आज यहां होता। एक पल के लिए ही सही उसको अपने फैसले पर पछतावा तो होता। पर शुक्र है शेखर साथ नहीं था और दिवा से वो पहले मिली नहीं थी, वरना ये सफर कितना अजीब हो जाता। तनु ने गहरी सांस ली और कप में रखी चाय एक ही बार में खत्म कर दी। एक बात पूछूं? कुछ झिझकते हुए दिवा ने कहा। तनु ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। दिवा बोली, आपका नाम तनु है? तनु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। दिवा कैसे जानती थी उसको? कैसे? शेखर आपकी बहुत बात किया करते थे। उनके एल्बम में आपकी कई फोटो देखी थी। मैं श्योर नहीं थी, फिर आप बदल भी तो काफी गई हैं, दिवा बोली। तनु का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। किसी तरह खुद को संयत करके वो मुस्कुराए। कैसे हैं आपके पति? उसने भरसक खुद को सामान्य बनाने की कोशिश की। दिवा का चेहरा सवाल सुनते ही बुझ गया, जैसे भरी दोपहरी में अचानक आसमान पर काले बादल छा गए हों। बोली, शेखर चले गए तनु जी। 1.5 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। शाम के 5 बजने वाले थे। ट्रेन देहरादून पहुंचने वाली थी। पिछले कई घंटों से तनु एक शब्द नहीं बोली थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका प्यार इस दुनिया से चला गया था और वो रो भी नहीं पा रही थी। उसने चोर नजरों से दिवा की ओर देखा। दिवा का थका हुआ चेहरा, उसकी आंखों के नीचे के घेरे, उसके बिखरे बाल। तनु का दिल किया कि वो उसे कस के गले लगा ले। उसके मन में चल रहे तूफान से अनजान दिवा अपना सामान समेट रही थी। तभी हल्के धक्के के साथ गाड़ी रुकी। देहरादून आ गया था। चलती हूँ, टाइम मिले तो कभी घर आइएगा, कहकर दिवा ने अपने बाएं कंधे पर भारी बैग टांगा और दाहिने कंधे पर बच्चे को उठाकर ट्रेन से उतर गई। तनु अब भी बुत बनी अपनी सीट पर बैठी रही। कहने को भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। हेलो, हम इसे प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हो, ये अब तक ट्रेन में ही बैठी है। पापा की आवाज से तनु इस दुनिया में वापस आई। उसके मना करने के बाद भी पापा और दद्दा उसे लेने स्टेशन पे आ ही गए थे। ओह गॉड! तनु जैसे बेहोशी से जागी और पापा और दद्दा के पैर छुए बिना ट्रेन से बाहर भागी। बच्चे और बैग को किसी तरह संभालते हुए दिवा स्टेशन से बाहर निकल रही थी। तनु दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। लाइए बैग, मैं पकड़ लेती हूं, उसने कहा। दिवा मुस्कुराई। नहीं, आई एम फाइन। आज तो आप मदद कर देंगी, कल से तो मुझी को करना है। कितनी तकलीफ थी दिवा की उस मुस्कुराहट में। तनु को लगा जैसे बर्फ की कोई सिल्ली उसे छू के निकल गई हो। दिवा बच्चे को लेकर जा चुकी थी और तनु वहीं खड़ी रह गई, जब तक कि पापा और दद्दा उसे ढूंढते हुए वहां नहीं पहुंचे। स्टेशन से घर के रास्ते में पापा और दद्दा उससे बात करते रहे, लेकिन तनु ज्यादातर चुप ही रही। घर आकर भी थकान का बहाना बनाकर वो अपने कमरे में चली आई। दिवा का चेहरा, शेखर के बच्चे की मुस्कान उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। तनु अपने कमरे में बैठी हुई आसमान को ताक रही थी। जेठ की तपती दोपहर थी और आसमान में बादल का एक कतरा तक नहीं था। पिछले सालों में बहुत बार नफरत की थी उसने शेखर से। मन ही मन उससे बहुत बार लड़ी भी थी। उससे कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि उससे आखिरी बार मिले बिना ही शेखर चला जाएगा।
काश आखिरी बार जब उससे मिली थी तो एक पल के लिए उसको गले लगा लिया होता। काश वो एक पल चुरा लिया होता। काश किसी से लड़ने से पहले, किसी से नाराज होने से पहले, किसी से नफरत करने से पहले हम जान पाते कि उनके साथ बिताया हुआ ये हमारा आखिरी पल हो सकता है। ऐसा होता तो दुनिया से ये नाराजगियां कितनी कम हो गई होती, है ना? तनु, खाना खा ले। दद्दा उसे बुलाने आए थे और उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर ठिठक गए। शेखर चला गया दद्दा, आपने बताया भी नहीं, उसके मुंह से निकला। दद्दा ने एक गहरी सांस ली और उदास आवाज में बोले, बता के क्या होता? शेखर को 2-2 बार खोने की हिम्मत थी तुझ में? बताना चाहिए था दद्दा, इतना हक था मेरा उस पर, तनु बोली। दद्दा उसके पास आकर बैठ गए। तनु ने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। बोली, दिवा से मिली थी मैं आज। दद्दा ने गहरी सांस ली। बोले, अच्छा नहीं हुआ उस बेचारी के साथ। पति चला गया, अब परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के सर है। शेखर को तो तू जानती थी, कल के बारे में कभी सोचता नहीं था। न सेविंग, न इंश्योरेंस, सरकारी नौकरी भी नहीं थी कि उसके बाद दिवा को मिल जाती। मैं तो सोच के कांप जाता हूं कि दिवा की जगह तू हो सकती थी। कैसी बात कर रहे थे दद्दा? नौकरी, पैसा, सेविंग्स, क्या ये सब शेखर की कमी पूरी कर सकते थे? उसका मुंह कड़वा हो गया। वो झटके से उठी और कमरे से निकल गई। दद्दा आवाज देते रहे लेकिन तनु नहीं रुकी। दद्दा से बात करके उसका दिल और भारी हो गया था। दिवा के साथ ये जो हुआ, कहीं उसी की बद्दुआओं का असर तो नहीं था? सोचते ही तनु का दिल कांप उठा। दोपहर का वक्त था, सूरज आग के गोले बरसा रहा था और तनु शेखर के घर के बाहर खड़ी थी। पहले इस दरवाजे को खटखटाने की उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, यूं ही बेधड़क घुस जाया करती थी अंदर। लेकिन आज दरवाजा खटखटाने के लिए उसको न जाने कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी। वक्त के साथ कितना कुछ बदल जाता है। तनु ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछती हुई दिवा उसके सामने खड़ी थी। तनु को अचानक सामने देखकर वो अचकचा गई। उसने दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और बोली, आप आइए ना। तनु उसके पीछे घर में दाखिल हो गई। जमीन पर बिछी एक दरी में शेखर का बेटा प्लास्टिक की ट्रेन से खेल रहा था। पास ही एक सिलाई मशीन रखी थी, कुछ सिले हुए कपड़े, कुछ कपड़ों की कतरनें। तनु को सिलाई मशीन की ओर देखता पाकर दिवा कुछ झेंप सी गई। बोली, टाइम काटने के लिए आसपास के लोगों के कपड़े सिल लेती हूँ। तनु मुस्कुराई, बोली, तुम्हें पता है मैं बचपन में अपना बुटीक खोलना चाहती थी, पर सिलाई करना ही नहीं सीख पाई। तनु की बात सुनकर दिवा की झेंप खत्म हो गई थी। मैं नींबू पानी लाती हूँ, उसने कहा, लेकिन तनु ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पता नहीं क्या था उस स्पर्श में, दिवा का मन पिघल गया। शेखर का बेटा, जिसका नाम दिवा नहीं बताया था, शिवांश, वो घर में एक नए मेहमान को देखकर थोड़ा शर्मा रहा था। अपनी माँ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। शिवी, बेटा आंटी को नमस्ते करो, दिवा ने कहा तो वो शर्माकर और पीछे छुप गया। तनु ने उसको इशारे से पास बुलाया। देखो आंटी क्या लाई शिवी के लिए, उसने कहा। तनु के हाथ में चॉकलेट का पैकेट देखकर शिवांश अपनी शर्म छोड़कर तनु के पास आ गया। तनु को एक बार शेखर याद आ गया। उसी के जैसा तो था उसका बेटा भी। तुरंत किसी से दोस्ती नहीं करता था, लेकिन दोस्ती कर ली तो फिर छोड़ता भी नहीं था। उसके घुंघराले बालों पर उंगलियां फिराते हुए तनु बोली, बिल्कुल शेखर जैसा है। हाँ, उन्हीं की तरह इंटेलिजेंट भी है। शेखर कहते थे बड़े होके डॉक्टर बनेगा, पर अब तो। कहते कहते दिवा की आवाज रुंध गई। घर की नींव हिल जाती है तो घर वालों के सपने भी कैसे अधूरे रह जाते हैं। दद्दा ने बताया था और अब तो तनु खुद भी देख रही थी कि शेखर के घर की हालत ठीक नहीं है। वही तो इकलौता कमाने वाला था घर का, अब वही चला गया तो सब वहीं रुक गया था। चलती हूं दिवा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
तनु उठने को हुई तो दिवा ने कहा, एक बात कहूं, आप जब चाहे यहां आ जाया कीजिए। मैं शेखर की पत्नी हूं, मेरा दुख सबको दिखता है, मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, लेकिन आपका भी दर्द तो उतना ही है ना। कोई और समझे ना समझे, मैं समझती हूं। तनु का दिल जैसे किसी ने हथेली में लेकर भींच दिया। तुम जानती थी? उसने हैरानी से पूछा। शेखर की सबसे अच्छी दोस्त उसकी शादी के दिन बिना बताए कहीं चली गई और फिर उससे कभी नहीं मिली, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। औरत तुम कैसे नहीं समझती? दिवा ने कहा। तनु ने दिवा को गले से लगा लिया। उस रात जब वो शेखर के घर से निकली तो उसकी अधूरी जिंदगी को जैसे एक मकसद मिल गया था। उसे शेखर का अधूरा सपना पूरा करना था, उसके परिवार को संभालना था, उसके बच्चे का कल संवारना था। प्यार किया था उसने शेखर से, उसकी जिम्मेदारी बांटकर ही शायद वो उस प्यार का मान रख सकती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।